नमस्कार। कामसूत्र ये नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में क्या आता है? शायद वही तरह तरह की सेक्स पोजीशंस। हाँ, अक्सर यही होता है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहानी कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये किताब या ग्रंथ कह लीजिए इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। बिल्कुल, इसकी परतें काफी हैं। और इसमें एक बड़ा रोल निभाया सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन के अंग्रेजी अनुवाद ने। उसने पश्चिम में इसकी एक कह सकते हैं एक खास छवि बना दी। हाँ, वो अनुवाद बहुत प्रभावशाली रहा। तो आज हम इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये ग्रंथ असल में है क्या? बर्टन के उस मशहूर अनुवाद ने इसे कैसे दिखाया और आज के जमाने में हम इसे कैसे समझ सकते हैं? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं ये गहरी पड़ताल। सबसे पहले ये किताब आई कहाँ से? मतलब कब और किसने लिखा इसे? कोई अंदाजा है? हाँ, माना जाता है कि इसे वात्स्यायन नाम के ऋषि कहना शायद ठीक रहेगा, उन्होंने गुप्त काल के दौरान लिखा था। गुप्त काल यानी लगभग 3वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी। हाँ, बिल्कुल, उसी दौर में। और ये उस समय की एक बड़ी बौद्धिक परंपरा का हिस्सा है, जिसे कामशास्त्र कहते हैं। कामशास्त्र? हाँ, देखिए, भारतीय दर्शन में जीवन के 4 लक्ष्य माने गए हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हाँ, ये तो सुना है। बिल्कुल। तो कामशास्त्र उन ग्रंथों की श्रेणी है जो खास तौर पर काम यानी इच्छा, आनंद, प्रेम इन पहलुओं पर गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ शारीरिक आनंद तक सीमित नहीं है, ये जीवन के एक अहम लक्ष्य से जुड़ा हुआ मामला है। ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। हाँ, और यही समझना सबसे जरूरी है। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि इसे सिर्फ सेक्स तकनीकों की गाइड बुक मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। तो फिर ये क्या है? ये असल में प्यार, रिश्ते, समाज में कैसे रहें, शादीशुदा जिंदगी, यहाँ तक कि सुंदरता, पर्सनल ग्रूमिंग, इन सब विषयों पर एक मुकम्मल दस्तावेज जैसा है। सच में? हाँ हाँ, इसमें आपको मनोविज्ञान, सामाजिक शिष्टाचार और कह लीजिए जीवन जीने की कला पर भी काफी कुछ मिलेगा। कमाल है। फिर इसकी बनावट कैसी है? मतलब इसे किस तरह से बांटा गया है? मैंने उन मशहूर 64 कलाओं या पोजीशंस के बारे में बहुत सुना है, वो कहाँ है इसमें? हाँ, वो 64 कलाओं वाली बात काफी मशहूर हो गई है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं है। असल में कामसूत्र को 7 मुख्य हिस्सों या अधिकरणों में बांटा गया है। 7 हिस्से? हाँ, इनमें जिंदगी के आम उसूलों से लेकर प्यार की शुरुआत कैसे हो, शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, दूसरों के साथ संबंध, आकर्षण कैसे बढ़ाएं, ऐसे कई बड़े मुद्दे शामिल हैं। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखी गई किताब है। तो फिर ये 64 कलाएं वो कहाँ फिट होती हैं? वो इन 7 हिस्सों के अंदर अलग अलग अध्यायों में आती हैं। ग्रंथ में वाकई कई तरह के आलिंगन, चुंबन और मिलन के तरीकों का जिक्र है। अच्छा। उन्हीं सबको मिलाकर अक्सर कह दिया जाता है 64 कलाएं या प्रैक्टिसेस। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी किताब नहीं। ये संख्या शायद ग्रंथ की विविधता और गहराई दिखाने का एक तरीका भर हो। समझ गई। और एक बहुत अहम बात जो हमारे स्रोत बार बार कहते हैं, कामसूत्र खुद ये कहता है कि काम यानी आनंद और प्रेम जरूरी तो हैं, हाँ, लेकिन जीवन में धर्म यानी नैतिकता और अर्थ यानी जिम्मेदारी से ऊपर नहीं है। अच्छा, ये संतुलन की बात करता है। बिल्कुल, मतलब इसे जीवन के बाकी हिस्सों के साथ बैलेंस में रखना है। ऐसा नहीं कि बस यही सब कुछ है। ये एक बैलेंस जीवन जीने का नजरिया देता है। ये तो सच में एक बिल्कुल अलग तस्वीर है उस आम धारणा से जो हम सबके मन में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पश्चिम में इसकी छवि इतनी एक तरफा, मतलब सिर्फ सेक्स मैनुअल वाली कैसे बन गई? कहाँ गड़बड़ हुई? यहीं पर सर रिचर्ड बर्टन का वो मशहूर अंग्रेजी अनुवाद कहानी में आता है। बर्टन, जैसा कि आप जानते होंगे, एक जाने माने एक्सप्लोरर, भाषाविद, लेखक थे। हाँ, काफी मशहूर नाम है। तो 19वीं सदी के आखिर में जब उन्होंने कामसूत्र का अनुवाद किया तो वो अंग्रेजी में शुरुआती और सबसे ज्यादा असर डालने वाले अनुवादों में से एक बन गया। उसी ने पहली बार इसे पश्चिम के आम पाठकों तक पहुंचाया। हाँ, काफी हद तक। और क्या खास बात थी इस अनुवाद में जिसने इसे इतना चर्चित या शायद विवादास्पद बना दिया? देखिए, एक तो इसकी भाषा शैली थोड़ी पोएटिक थी, सजीवी थी, उसने लोगों का ध्यान खींचा। अच्छा। दूसरे, बर्टन ने दावा किया कि ये एक अनसंपादित यानी अनएडिटेड वर्जन है। इसमें वो हिस्से भी शामिल हैं जिन्हें उस जमाने के मोरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अक्सर सेंसर कर दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था। ओह, तो इस दावे ने इसे और भी सनसनीखेज बना दिया होगा। बिल्कुल,
इसने इसे और भी मिस्टीरियस और कह सकते हैं टैबू बना दिया। लेकिन असंपादित होने के दावे के बावजूद क्या ये सच में मूल ग्रंथ का आईना था, या इसमें कुछ बर्टन की अपनी सोच, अपना नजरिया भी शामिल था? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और आलोचनाएं शुरू होती हैं, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। कई स्कॉलर्स ने बर्टन के अनुवाद पर गंभीर सवाल उठाए हैं। जैसे कि पहली और सबसे बड़ी आलोचना है अनुवाद की सटीकता को लेकर और उसमें जो एक व्याख्यात्मक पूर्वाग्रह दिखता है उसको लेकर। मतलब क्या गड़बड़ थी सटीकता में? मिसाल के तौर पर वेंडी डोनेगर जैसे विद्वानों का तर्क है कि बर्टन ने कई जगहों पर महिलाओं की बातों या उनके नजरिए को कमजोर कर दिया है। अच्छा, कैसे? जहां मूल संस्कृत में शायद महिलाओं के विचार सीधे तौर पर लिखे गए हों, बर्टन ने उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया या उनका मतलब ही बदल दिया। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने विक्टोरियन इंग्लैंड की सोच और नैतिकता के हिसाब से कुछ बातों को नर्म करने या ओह, यानी सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं, बल्कि एक तरह से पूरे पर्सपेक्टिव को ही बदल दिया गया ताकि वो उनके जमाने के अंग्रेज पाठकों को ज्यादा हजम हो सके। कुछ ऐसा ही लगता है, विद्वान यही इशारा करते हैं। दूसरी बड़ी आलोचना है प्राच्यवाद और औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़ी हुई ओरिएंटलिज्म। हाँ, वही। आलोचक कहते हैं कि बर्टन का नजरिया उस दौर की अंग्रेजी हुकूमत वाली सोच से प्रभावित था। ये वो नजरिया है जिसमें पश्चिम पूरब को रहस्यमयी, एग्जॉटिक, हद से ज्यादा कामुक और शायद थोड़ा पिछड़ा हुआ देखता है। बर्टन ने कामसूत्र को इसी चश्मे से पेश किया। नतीजा ये हुआ कि भारत की एक स्टीरियोटाइपिकल और कामुक छवि पश्चिम में और मजबूत हो गई। तो ये भी एक तरह का पूर्वाग्रह ही हुआ। बिल्कुल। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने शायद अलग अलग टीकाओं या मिलती जुलती किताबों की बातों को भी मिला दिया हो, जो शायद वात्स्यायन के मूल पाठ का हिस्सा थी ही नहीं। बाप रे, मतलब बर्टन ने सिर्फ अनुवाद नहीं किया, उसने कामसूत्र को एक तरह से विक्टोरियन दर्शकों के लिए फिर से घड़ा। हाँ, ये कहना शायद गलत नहीं होगा। कई विद्वान ऐसा मानते हैं। फिर एक और मुद्दा है सांस्कृतिक और समय का बहुत बड़ा अंतर। हाँ, वो तो है ही। प्राचीन भारत और विक्टोरियन इंग्लैंड, जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल। कामसूत्र प्राचीन भारत के समाज, उसके नियम कानून, जाति व्यवस्था, लिंग संबंधों के संदर्भ में लिखा गया है। उसमें बताई गई कई बातें या सामाजिक मान्यताएं आज के जमाने में न तो स्वीकार्य हैं, न ही रेलेवेंट। सही बात है। बर्टन के अनुवाद में इस गहरे सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट की बारीकियों को पूरी तरह पकड़ पाना या समझा पाना वो बहुत मुश्किल था, शायद नामुमकिन भी। और एक बात वो भी थी कि ये काफी स्पष्ट था अपने समय के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। आखिर में इसकी स्पष्ट सामग्री और उस पर हुई प्रतिक्रिया, बर्टन का संस्करण अपने समय के लिहाज से काफी बोल्ड और एक्सप्लिसिट था। इसी वजह से ये बहुत विवादास्पद रहा। कई जगहों पर बैन भी हुआ। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों का ध्यान सिर्फ इसके सेक्सुअल हिस्सों पर अटक गया और बाकी सब पीछे छूट गया। हाँ, ग्रंथ के जो दार्शनिक, नैतिक और सामाजिक पहलू थे वो कहीं नजरअंदाज हो गए। इस तरह एक पूरे ग्रंथ की समझ सिमट कर रह गई। बाप रे, ये तो काफी सारे मुद्दे हैं बर्टन के अनुवाद के साथ। तो इन सब आलोचनाओं और समय के इतने बड़े फासले को देखते हुए मेरा सवाल वही है, क्या आज भी कामसूत्र को पढ़ने का कोई मतलब बनता है, या ये बस म्यूजियम में रखने लायक एक पुरानी चीज बनकर रह गया है? नहीं, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि तमाम आलोचनाओं और सीमाओं के बावजूद कामसूत्र आज भी कई वजहों से अहमियत रखता है। अच्छा, क्या वजह है? पहला, ऐतिहासिक नजरिए से यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्राचीन भारतीय समाज की सोच, उनके रहन सहन, प्यार, शादी, नैतिकता, सुंदरता, सामाजिक ताना बाना, इन सब को समझने के लिए एक अनमोल खिड़की है। मतलब उस जमाने की झलक मिलती है। हाँ, इतिहास, धर्म, समाजशास्त्र और जेंडर स्टडीज के विद्वानों के लिए तो ये बहुत ही कीमती स्रोत है। ये हमें बताता है कि उस जमाने में लोग इन विषयों पर कैसे सोचते थे, क्या मान्यताएं थी। ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात जी। और उसके अलावा क्या इसमें आज के लिए भी कुछ सीखने लायक है? हाँ, दूसरा पॉइंट यही है, मनोवैज्ञानिक और रिश्तों से जुड़ी समझ। इंसानी रिश्तों, आकर्षण, इच्छाओं के बारे में इसमें जो बातें कही गई हैं, उनमें से कई आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे आपसी संतुष्टि का महत्व, व्यवहार और शिष्टाचार की भूमिका क्या होती है रिश्तों में, प्यार और आकर्षण कैसे पनपता है, इस तरह की बातें। हो सकता है कुछ नुस्खे आज अजीब लगे, पुराने लगें, हाँ, लेकिन रिश्तों में आपसी समझ और इमोशनल कनेक्शन पर जोर देना वो तो आज भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये बात तो सही है। मतलब रिश्तों की साइकोलॉजी या प्यार जताने के तरीके
वो शायद आज भी कुछ हद तक सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, इसका साहित्यिक मूल्य भी कम नहीं आंकना चाहिए। साहित्यिक कैसे? इसमें रूपकों का इस्तेमाल है, मेटाफर्स हैं, आलिंगन और चुम्बन जैसी चीजों का जिस बारीकी से वर्गीकरण किया गया है, और सलाह देने के अंदाज में भी एक तरह की काव्यात्मक सुंदरता है। इसे सिर्फ एक निर्देश देने वाली किताब की तरह नहीं, बल्कि एक साहित्यिक रचना के तौर पर भी पढ़ा जा सकता है। ये दिलचस्प है, लेकिन इसे पढ़ते हुए कुछ मुश्किल या कहें कि नैतिक रूप से असहज करने वाली बातें भी तो सामने आती होंगी उस जमाने के हिसाब से, जैसा आपने पहले भी इशारा किया था। निश्चित रूप से, और उन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना हम इसे गलत समझ बैठेंगे। पहली बात तो वही है, लैंगिक असंतुलन और पितृसत्ता। हाँ, पेट्रियार्की। हाँ, हालांकि कामसूत्र कुछ हद तक महिलाओं की इच्छाओं और जरूरतों की बात करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करता, लेकिन कई हिस्सों में साफ तौर पर मर्दों का दबदबा और पितृसत्तात्मक सोच झलकती है। मर्द की इच्छा अक्सर केंद्र में रहती है, और कुछ मामलों में, खासकर समाज में घूमने फिरने या अपनी मर्जी चलाने के मामले में, महिलाओं की भूमिका सीमित या सबऑर्डिनेट दिखाई देती है। ये आज के मानकों पर खरा उतरने वाला नारीवादी पाठ बिल्कुल नहीं है। समझ गई। और सहमति या कंसेंट जैसे मुद्दे आज ये बहुत अहम है, उस समय इनका क्या स्टेटस था? ये दूसरा अहम बिंदु है, नैतिकता और सहमति। हमें ये समझना होगा कि सहमति, पर्सनल चॉइस और शारीरिक स्वायत्तता यानी बॉडली ऑटोनॉमी, इनके बारे में प्राचीन भारत की समझ आज की हमारी समझ से बहुत अलग थी। हाँ, जाहिर है। ग्रंथ में बताई गई कुछ प्रथाएं या स्थितियां वो आज के जमाने की बराबरी और आपसी सहमति वाली नैतिक सोच से मेल नहीं खाती। इसलिए इसे पढ़ते हुए इस ऐतिहासिक दूरी का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। और समाज की बनावट का भी असर होगा, जाति व्यवस्था वगैरह। हाँ, तीसरा मुद्दा वही है, सामाजिक जाति और वर्ग व्यवस्था। ये ग्रंथ उस समय लिखा गया जब समाज में जाति प्रथा थी, ऊंच नीच थी, तयशुदा शादियां होती थीं, उपपत्नी रखने का चलन भी था। आज जब हम बराबरी और सामाजिक न्याय के नजरिए से इसे पढ़ते हैं तो ये बातें हमें परेशान कर सकती हैं, लेकिन ये उस समाज की सच्चाई थी जिसे ग्रंथ दिखाता है। मतलब ये उस समय का आईना है, अच्छा हो या बुरा। बिल्कुल। और आखिर में फिर से वही बात दोहराऊंगा, अनुवाद की अपनी सीमाएं होती हैं। हाँ, ये तो हर अनुवाद के साथ होता है। संस्कृत एक बहुत रिच भाषा है, शब्दों के कई मतलब हो सकते हैं, उसमें एक लय होती है, सांस्कृतिक संकेत छुपे होते हैं। किसी भी अनुवाद, चाहे वो बर्टन का हो या किसी और का, उसके लिए इन सारी बारीकियों को दूसरी भाषा में पकड़ पाना लगभग नामुमकिन है। बहुत कुछ खो जाता होगा ट्रांसलेशन में। हाँ, बहुत कुछ छूट जाता है या बदल जाता है। इसलिए कोई भी अनुवाद पढ़ते समय ये याद रखना चाहिए कि ये मूल का एक वर्जन है, मूल नहीं। तो फिर कुल मिलाकर क्या कहें, इतने सारे पहलुओं को देखते हुए इससे आज कैसे देखा जाना चाहिए? एक आखिरी निचोड़ क्या होगा इस सब का? देखिए, हमारे स्रोतों के आधार पर सबसे सही नजरिया ये होगा कि इसे एक क्लासिक साहित्य माना जाए, एक अहम सांस्कृतिक दस्तावेज और प्राचीन भारतीय समाज का आईना। इस रूप में ये बेहद कीमती है। ये हमें हमारे अतीत की जटिलताओं को समझने में मदद करता है, चाहे वो हमें पसंद आए या ना आए। यानी इसे एक टाइम कैप्सूल की तरह देखें, न कि आज के रिश्तों की गाइड बुक समझें। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर कोई इसे आज के रिश्तों और सेक्स लाइफ के लिए कैसे करें, हाउ टू गाइड समझकर पढ़ेगा, तो उसे बहुत निराशा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादातर सलाहें उस जमाने के नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल में रची बसी हैं। उन्हें सीधे आज की जिंदगी पर लागू करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि शायद गलत भी होगा। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे जरूरी है कि इसे पढ़ते समय इसके ऐतिहासिक संदर्भ को हमेशा ध्यान में रखा जाए। बेहतर तो ये है, जैसा कुछ स्ट्रोप कहते हैं, कि इसे किसी अच्छे कमेंट्री या आधुनिक रिसर्च के साथ पढ़ा जाए, ताकि कॉन्टेक्स्ट समझ आए। हाँ, जो ये समझने में मदद करे कि कौन सी बातें सिर्फ उस समाज का वर्णन कर रही हैं और कौन सी शायद सलाह के तौर पर दी गई थी। और बर्टन का अनुवाद ऐतिहासिक रूप से बेशक अहम है, लेकिन जैसा हमने बात की, उसकी अपनी गंभीर सीमाएं हैं और उसे आलोचनात्मक नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। तो ये थी कामसूत्र और खासकर रिचर्ड बर्टन के अंग्रेजी अनुवाद पर हमारी आज की ये गहरी चर्चा। ये तो साफ है कि ये किताब सिर्फ सेक्स पोजीशंस या कामुक विवरणों से कहीं ज्यादा गहरी है। ये इतिहास, समाज और इंसानी रिश्तों की कई पेचीदा परतें खोलती है। बिल्कुल। बर्टन के अनुवाद ने इसे पश्चिम तक जरूर पहुंचाया, लेकिन शायद एक सीमित और अपने रंग में रंगी हुई समझ के साथ। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि हम गुजरे जमाने की किताबों को, ग्रंथों को कैसे समझते हैं।
कैसे बरतते हैं, कैसे एक अनुवाद हमारी पूरी सोच को शक्ल दे सकता है और कैसे वक्त के साथ हमारे अपने मूल्य, हमारी मान्यताएं बदलती रहती हैं। सही कहा। कामसूत्र का उदाहरण दिखाता है कि एक प्राचीन पाठ की आधुनिक दुनिया तक की यात्रा कितनी उलझी हुई, कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर शायद आगे और सोचा जा सकता है। क्या वेंडी डोनिगर जैसे हाल के अनुवादक जिन्होंने बर्टन की आलोचना भी की है, क्या वो बर्टन की तुलना में वात्स्यायन के मूल पाठ को और खासकर उसमें महिलाओं के नजरिए को ज्यादा सही ढंग से पेश कर पाए हैं? ये तुलना करना अपने आप में एक रोचक सफर हो सकता है। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि अलग-अलग अनुवादक कैसे उस मूल पाठ से जूझते हैं और उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। ये अपने आप में एक अलग पड़ताल का विषय है।